इसके अलावा वो हाल ही में एक फर्जी बॉर्डर समझौते के जरिए भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे को लीगल बनाने पर भी सहमत हुए हैं, जिसमें विदेश मंत्री और डोभाल की मिलीभगत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पूछताछ करने के तरीके पर फटकार लगाई है। ईडी ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से देर रात तक पूछताछ की थी। उनसे 15 घंटों तक पूछताछ की। बिना किसी ब्रेक के पुलिस की पूछताछ आधी रात तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ईडी अधिकारियों का अमानवीय आचरण बताया। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के काम करने के तरीके पर चिंता जाहिर की। ईडी ने पवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द कर दी थी। ईडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बांग्लादेशी लोगों को अवैध रूप से बॉर्डर पार कराने में मदद करने का आरोप लगाया था। अब इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, इसलिए अब बीएसएफ जैसी संस्था जो सीमा पर देश की रक्षा करती है उसको गालियां दे रही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में जो मुस्लिम बंगाल के हैं उनसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को उन्होंने भर दिया है, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशियों को निकाल नहीं सकता। गिरिराज ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है, बांग्लादेशियों को निकालना चाहती हैं, तो वो एनआरसी सीएए लागू करें। पीएम मोदी के महंगे महंगे कपड़ों की चर्चा होती रहती है, महंगे महंगे चश्मों की चर्चा होती रहती है, यहाँ तक कि क्या खाते हैं इस पर भी लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी विदेश में गिफ्ट भी सबसे महंगा देते हैं। विदेश विभाग ने एनुअल अकाउंटिंग पब्लिश की है। उसके अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार को 2023 में विदेशी नेताओं से हजारों डॉलर के गिफ्ट दिए गए, लेकिन सबसे महंगा गिफ्ट पीएम मोदी ने जो बाइडेन की पत्नी यानी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को दिया। पीएम मोदी ने $20,000 का हीरा दिया। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि अब फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, उनको भी पीएम मोदी की तरफ से जबरदस्त गिफ्ट दिए गए। हालांकि ट्रंप $2,50,000 के गिफ्ट्स का खुलासा करने में फेल रहे, लेकिन अमेरिकी ऑडिट में पाया गया कि ट्रंप को पीएम मोदी से लगभग $50,000 के अनडिक्लेयर्ड गिफ्ट मिले थे। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि क्या टैक्स पेयर्स की कीमत पर ऐसी दानशीलता वास्तव में जरूरी है। उस गिफ्ट से ऐसा तो नहीं कि आपकी विदेश नीति पे कुछ फर्क पड़ता हो, ऐसा तो नहीं कि बाइडेन आपके हिसाब से चलेंगे या ट्रंप आपको झटका नहीं देंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आज पीएम मोदी ने एक बड़ी रैली की थी और शनिवार को दिल्ली बीजेपी दफ्तर में चुनावी रणनीति को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। पार्टी की इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और चुनाव प्रभारी जयपांडा शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा कि देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों के घर का सपना पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली की आप सरकार पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 सालों से हैं, उन्हें यहाँ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचाया है। हालात ये हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगाते हुए कहा कि शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी के भाषण पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि आज पीएम मोदी दिल्ली आए थे। उन्होंने लंबा भाषण दिया, इसमें 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी। दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। इसको 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में आप सरकार ने कितने काम किए, अगर हम गिनाने लगे तो कई घंटों तक मैं काम गिना सकता हूँ। दूसरी सरकार यानी केंद्र सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसका जिक्र पीएम अपने 43 मिनट के भाषण में करते।
जो काम करता है वो गाली नहीं देता। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले पहले लोगों की झुग्गियां तोड़ते हैं, फिर वहां जाकर प्रवास करते हैं। अगर इनको दिल्ली के लोगों ने वोट दे दिया तो ये लोग सभी झुग्गियां उजाड़ देंगे। आज पीएम मोदी ने 10 साल बाद आकर 3 कॉलेज की नींव रखी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 3 कॉलेज की नींव रखने में आपको 10 साल लग गए। हमने इतने समय में 22,000 क्लासरूम बनाए। आप हमसे लंबी लाइन खींच देते तो 39 मिनट तक हमको गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी वाहवाही होती। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोई पूछता ही नहीं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली पानी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। पीएम मोदी के द्वारा आपको आपदा कहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज पीएम ने कहा कि दिल्ली में आपदा आई हुई है। आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है, जो कि 3 तरह की है। बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास नैरेटिव नहीं है। तीसरी आपदा, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। एक आपदा दिल्ली में आई है, वो है क्राइम। लोग चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 लिस्ट जारी कर दी गई हैं। शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से जारी की गई तीसरी लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने कालकाजी विधानसभा सीट पर अलका लामा को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 2 लिस्टों में कुल 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों की एक भी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जल्द ही अपनी लिस्ट जारी कर देगी। लंबे समय बाद उद्धव सेना ने बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम के नक्सलवाद प्रभावित गढ़चिरौली प्लान का स्वागत किया गया है। यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी और विरोध का तेवर नरम कर उद्धव सेना ने बीजेपी को संकेत भेजे हैं। फडणवीस के तारीफ पर संजय राउत ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अगर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और संवैधानिक रास्ते को चुना है तो हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम जिले संरक्षक मंत्री पहले भी कर सकते थे, लेकिन वहां विकास के बजाय वसूली की गई, जिससे नक्सलवाद बढ़ा है। यूबीटी सांसद ने कहा कि हमने फडणवीस के साथ काम किया है और वो रिश्ता जारी है, लेकिन हम विपक्ष में हैं और हम मुद्दे उठाते रहेंगे। बता दें कि नए साल का पहले दिन सीएम फडणवीस ने गढ़चिरौली में बिताया था। वहां उन्होंने कई परियोजनाओं की नींव रखी थी। महाराष्ट्र की सियासत में खेल हो रहा है। उद्धव की शिवसेना के सामना के संपादकीय पेज पर मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ के पुल बांधे गए। आज पुणे में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार की बेटी और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी मुख्यमंत्री के एक्टिव मोड की तारीफ की। इसे राजनीतिक पंडित भी कुछ बड़ा होने का संकेत समझ रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि दिख रहा है कि एक ही आदमी बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। इस सरकार में मिशन मोड में केवल देवेंद्र फडणवीस ही काम कर रहे हैं। चाहे टीवी देख लीजिए या कहीं भी केवल सीएम फडणवीस ही दिख रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। महाराष्ट्र सरकार की कमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आते ही उन्होंने कई हैरान करने वाले फैसले लिए। अब उन्होंने अपने ही सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़े फैसले पर रोक लगाकर विपक्ष को हमला करने का और एक मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूर्व की एकनाथ शिंदे सरकार के बस किराए पर लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम फडणवीस ने इस फैसले की समीक्षा की और उसके बाद इसे फिलहाल रोकने का निर्णय लिया। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो शिंदे सरकार के अन्य फैसलों की भी समीक्षा करेंगे या नहीं। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर घोटाले के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर 2800 करोड़ का घोटाला करने के आरोप लगाए थे। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मामले में किसी भी जानकारी से इनकार किया। दानवे ने आरोप लगाए थे कि शिंदे सरकार के फैसले के बाद स्कैम हुआ। हमने रिपोर्ट में सुना है कि सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन इस बारे में आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। बता दें, शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के बाद अब उनके फैसले पर रोक लगाना शिंदे की नाराजगी को और बढ़ाने वाला है। शिंदे जो भी चाह रहे थे वो उनको नहीं दिया गया है, ऊपर से उनके फैसले पर रोक लगाकर और परेशान किया जा रहा है। चीन में क्या कोई नई महामारी पनप रही है? ये सवाल लोगों के जहन में वायरल वीडियो को देखकर उठ रहा है।
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जो लोगों को डरा रहा है। वीडियो में देश के अस्पताल में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV से पीड़ित मरीज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन में कई वायरस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। HMPV के साथ साथ इनमें इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 के मरीज भी शामिल हैं। इन वायरस की वजह से लोगों की जान जा रही है। अंतिम संस्कार करने वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। बता दें, HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर ह्यूमन सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा है और इस वजह से ही ये लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने से मरीजों में खांसी, बुखार, नाक बंद होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हुए धरना प्रदर्शन में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा कि हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में MPPSC में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बता दें, इन 2 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। विरोध प्रदर्शन की वजह MPPSC की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी बताई गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट को रिपोस्ट किया। इस पोस्ट में गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की जेल से बाहर खड़े तस्वीर शेयर की गई है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी भी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में 2 मामले चल रहे हैं। हालांकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब एक कोर्ट में एक ही जज के सामने रखे गए हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। 12 और 18 दिसंबर को कोर्ट ने दोनों मामलों को एक ही जज के सामने रखने का आदेश दिया था। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जो क्रिमिनल और सिविल मामले चल रहे हैं उसमें शेड्यूल के टकराव को रोकने और एफिशिएंसी को देखते हुए एक ही जज के पास भेज दिए गए हैं, लेकिन दोनों मामले अलग अलग चलेंगे। इसका मतलब यह है कि सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही अलग अलग सुनी जाएगी, हर के लिए अलग अलग निर्णय दिए जाएंगे। 2 अलग अलग फैसले आने पर अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को नवंबर 2024 में अमेरिकी अटॉर्नी ने घूस देने और उसकी साजिश रचने की योजना में उनके शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया है। वहीं भारत के सेबी की तरह अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने अडानी और अन्य पर विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत आरोप लगाया है। अभियोग न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया था। अडानी पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों में सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन का $750 मिलियन का बॉन्ड जारी करना भी शामिल है। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सत शर्मा और 3 अन्य पूर्व विधायकों के खिलाफ सार्वजनिक पद पर रहते हुए आवंटित सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जा करने के लिए बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेताओं के कब्जों को खाली करवाने संबंधी याचिका पर संपदा विभाग ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। सत शर्मा को पिछले वर्ष 21 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। बंगले का बकाया किराया 73,470 रुपए भी जमा करवाने का आदेश दिया था। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सिराथू की विधायक और अपनी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मंत्री ने कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आशीष पटेल ने कहा कि मेरी और मेरी पत्नी की संपत्ति की जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि एक धरना मास्टर है, सिर्फ प्रोजेक्ट किया जाता है और धरने पर बैठा दिया जाता है। STF के किस अधिकारी ने 2 लोगों को धरने पर बैठाने के लिए भेजा है? पता कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। STF वाले पैर पर गोली मारते हैं, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो सीने पर गोली मारें। बता दें, सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेराबाद की नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्तियां कर अनियमितता की गई है। इसके विरोध में वो विधानसभा में धरने पर बैठी थी।
उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल द्वारा एसटीएफ पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने के बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी बोली हैं। अनुप्रिया पटेल ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी कार्यकर्ता की गरिमा के मामले पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल ने आपके बीच कुछ बातें शेयर की, उनके मन में कुछ पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अनुप्रिया ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो हम समझौता नहीं करने वाले हैं। हमें जवाब देना आता है, हमें पता है कि कौन किसके इशारे पर चल रहा है, ये हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा को लेकर भड़की भीड़ की हिंसा में युवक चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। इस मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने गुरुवार 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 2 आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद की संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और गिरफ्तार किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई थी। अब नामपल्ली कोर्ट ने भी अल्लू अर्जुन को रेगुलर जमानत दे दी है। दक्षिण कोरियाई अधिकारी राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने में फेल रहे। अधिकारियों से लगभग 6 घंटे तक गतिरोध के बाद वो हिरासत में नहीं ले पाए। देश की एंटी करप्शन एजेंसी ने कहा कि उसने अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा और यूएन के आवास में जाने से रोके जाने के बाद हमने अपने इन्वेस्टिगेशंस को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे, लेकिन तुरंत ये नहीं बताया कि वो यून को हिरासत में लेने की एक और कोशिश करेंगे। उनकी हिरासत का वारंट 1 सप्ताह के लिए वैलिड है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। पहली पारी में भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर पाई और 185 रनों पर सिमट गई। वहीं जवाब में दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बनाए। दिन के खेल की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच कराया। ख्वाजा के आउट होने के साथ ही स्टंप की घोषणा कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल 176 रन पीछे चल रही है। फिलहाल क्रीज पर सैम कोस्टास 7 रन बनाकर मौजूद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा को टीम से बाहर रखा गया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 में नहीं होने पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने रोहित शर्मा और प्लेइंग 11 पर गुस्सा जताया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कप्तान को कभी भी प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ना ही उसे खुद बाहर बैठने का फैसला करना चाहिए। अगर आप कप्तान के तौर पर ऐसा करते हैं तो इससे गलत मैसेज बाहर जाता है। मैंने अपने करियर में मोहम्मद अजहरुद्दीन से मार्क टेलर जैसे कप्तानों को देखा है। इन खिलाड़ियों ने बतौर कप्तान और बल्लेबाज संघर्ष किया, लेकिन खराब फॉर्म के बावजूद टीम से बाहर नहीं किया गया। सिद्धू ने कहा कि रोहित शर्मा इससे कहीं ज्यादा सम्मान और टीम मैनेजमेंट के भरोसे के हकदार हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुई है। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि गिरा हुआ प्रकाश स्तंभ चट्टान से भी अधिक खतरनाक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यन्यूज.com के साथ।